आइए बच्चों शुरू करते हैं अकाउंट्स का चैप्टर 1 लेक्चर 2। कल आपने अकाउंट्स का लेक्चर 1 देखा था, जिसमें आपने क्या क्या देखा था? आपने देखा था एक मॉडर्न अकाउंटिंग जो है उसे हम क्या कहते हैं? डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। क्यों कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग? क्योंकि हर ट्रांजैक्शंस के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। उसके बाद आपने देखा था इसका ओरिजिन कहां किसने दिया था? लीकेज द बेल्गो पेचोली, जो कहां का रहने वाला था? इटली का रहने वाला था। उसके बाद कल आपने अकाउंट्स की डेफिनेशन देखी थी। उसके बाद क्या देखा था? ऑब्जेक्टिव्स देखे थे अकाउंट्स के, सब फील्ड्स देखी थी अकाउंट्स की, और एक डिफरेंस देखा था बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में। मुझे उम्मीद है इसे आप कल घर से पढ़कर आए होंगे। हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की हमारी क्लास शुरू होगी फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग से। किससे शुरू होगी? आप सभी के पास नोट्स मौजूद होंगे। सब बच्चों के पास प्रिंटेड नोट्स है? कोई ऐसा बच्चा जिसमें प्रिंटेड नोट्स ना हो इस समय? है। तो आप अगले 50 मिनट्स तक आपका पूरा कंसंट्रेशन बोर्ड पर होगा, अगल बगल में नहीं होगा। हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग की। आपने जो ऑब्जेक्टिव पढ़े थे लगभग उससे मिलते जुलते ही होते हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। आइए देखते हैं सबसे पहला फंक्शन क्या है अकाउंटिंग का। सबसे पहला फंक्शन है अकाउंटिंग का मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं? सभी ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को सभी सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, वेरियस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया, मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। समझ गए बच्चे? क्या करते हैं अकाउंटिंग के अंदर में? अकाउंटिंग के अंदर हम सभी ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करते हैं। किसमें? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। किस बात का ध्यान रखते हुए? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए। क्या मैं आगे बढ़ूं? सेकंड पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेकंड काम होता है अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग हेल्प करता है फाइनल अकाउंट्स बनाने में। क्या बनाने में? फाइनल अकाउंट्स बनाने में। कब? एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। फाइनल अकाउंट्स में तीन चीज आती है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर इनकम है तो उसे बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ पी एंड। तो ध्यान रखिए, दूसरा फंक्शन अकाउंटिंग का है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अकाउंटिंग हेल्प करता है फाइनल अकाउंट बनाने में एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। इन फाइनल अकाउंट्स की मदद से हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट अर्न्ड या लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड। कोई डाउट? कोई डाउट? तीसरा फंक्शन है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। क्या होता है? अगर आपने प्रॉपर अकाउंटिंग की है, अगर आपने प्रॉपर अकाउंटिंग की है, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को बता चुका हूं थर्ड में, कंसेप्ट्स को, कन्वेंशंस को और प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए। अगर आपने प्रॉपर अकाउंटिंग की है, किस किस को फॉलो करते हुए? अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस और प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए, तो आपके रिकॉर्ड अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो एक्सेप्ट किए जाते हैं किसमें? कोर्ट ऑफ लॉ में एंड वेरियस अथॉरिटीज। और जो भी अथॉरिटीज हैं, जैसे इनकम टैक्स अथॉरिटी, इनकम टैक्स कमिश्नर है, एस एविडेंस। एविडेंस का मतलब तो जानते हैं, सबूत। क्या मतलब होता है? तो ध्यान रखना, तीसरा जो फंक्शन है अकाउंटिंग का वो है मीटिंग
लीगल रिक्वायरमेंट्स। अगर आपने प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग की है, वेरियस अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस को फॉलो करते हुए, तो आपकी इस अकाउंटिंग को एक्सेप्ट कर लिया जाता है कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा और वेरियस अथॉरिटी के द्वारा एज एविडेंस। कोई डाउट? चौथा फंक्शन है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डाटा। कम्युनिकेटिंग द, मैंने आपको कल भी बताया था कि यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग दो तरीके के होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। अब उन्हें डाटा की जरूरत होती है। किसकी डाटा होती है? तभी तो वो देखेंगे आपकी कंपनी अच्छा काम कर रही है या नहीं। तो एक और जो फंक्शन है अकाउंटिंग का वो ये है कि वो कम्युनिकेट करता है। क्या करता है? फाइनेंशियल डाटा। किसको? वेरियस यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। क्या ये चार यहां से यहां तक के फंक्शन आपकी समझ में आए? क्या कोई डाउट है? हम हेडिंग याद करिए, अंदर कमेंट आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है अकाउंटिंग का मेंटेनिंग सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। इसमें आप क्या लिखेंगे? अकाउंटिंग के अंदर हम सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करते हैं सभी ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स in the books of accounts, keeping in mind, keeping various principles of accounting. कोई डाउट? दूसरा था प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है अकाउंटिंग का वो है इज द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, इज द प्रिपरेशन ऑफ एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड खत्म होने पर हम प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल फाइनल अकाउंट्स। इन्हीं फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर कर कर हम पता लगाते हैं कि हमने अकाउंटिंग पीरियड में प्रॉफिट अर्न किया या लॉस इनकर किया। कोई डाउट? थर्ड इज मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। अगर हम अकाउंटिंग करते हैं बाय फॉलोइंग वेरियस कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, then our accounting is accepted is by the court of law and various authorities and various as evidence। कोई भी डिस्प्यूट होता है कि हमने टैक्स सही चुकाया या नहीं, तो अगर हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड तैयार है तो हम इनकम टैक्स कमिश्नर सामने रख देंगे, देखो सामने सब कुछ। कोई डाउट? चौथा कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डाटा। एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन अकाउंटिंग का है इज टू कम्युनिकेट फाइनेंशियल डाटा। किसको? टू द यूजर ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज बोथ इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग। क्या ये चार पॉइंट आपको क्लियर है या आपको यहां तक कोई भी दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो मुझे बताइए, मैं दोबारा बताऊंगा। क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगा। सिंपल बात है, आप पढ़ सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है आपका असिस्टेंस। अगर आपको असिस्टेंट शब्द बड़ा कठिन सा लग रहा हो तो हेल्प टू मैनेजमेंट, तो आप इसकी जगह हेल्प भी लिख सकते हैं, तो असिस्टेंस ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब ये आपने ऑब्जेक्टिव्स में ही पढ़ा था या नहीं? सेम लिखना है आपको। मैनेजमेंट को अक्सर जरूरत होती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। किस किस चीज के लिए? डिसीजन मेकिंग के लिए पढ़ा था उसमें, बजट बनाने के लिए, कंट्रोल एक्सरसाइज करने के लिए और फोरकास्टिंग। ये सारी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को प्रोवाइड की जाती है किसके द्वारा? अकाउंटिंग के द्वारा। ये कल की क्लास में आप पढ़ चुके। असिस्टेंट टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को बहुत सी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होती है। किस चीज के लिए? डिसीजन मेकिंग के लिए, बजट बनाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और फोरकास्ट करने के लिए। ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है किसके द्वारा? अकाउंटिंग के द्वारा। कोई दिक्कत? किसी बच्चे को दिक्कत है इन 5 पॉइंट्स में? है तो बताइए, दोबारा बताऊंगा। मिस्टर श्रेयांश मित्तल, कोई दिक्कत? Your specs are looking good.
स्पेक्स कहूंगा, स्पेक कहूंगा? चश्मा ये कह रहे स्पेक कहूंगा, स्पेक्स कहूंगा? क्यों, एक ही तो है चश्मा। चलिए आगे बढ़ेंगे, बढ़े आगे बच्चों। चलिए, कुछ चीजें हमेशा प्लूरल होती हैं, ध्यान रखिए। आगे बढ़ू तो ये आपके फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग कंप्लीट हो गए। अच्छे से याद कर लीजिएगा। चैप्टर 1 कंप्लीट होते यू विल हैव अ टेस्ट ऑफ चैप्टर 1। जो बच्चे नहीं आए आज उन सबके घरों पे एक बार फोन करके पूछता हूँ कि इस तरीके से आना है तो परमानेंट आना बंद करें, क्या फायदा है बेटा। जिनके साथ मजबूरी है, तब बीमार है, उनकी बात नहीं करता, पर कुछ बच्चे में देखा हूँ एक दिन आते हैं एक दिन नहीं आते, उससे क्या फायदा। आइए बढ़े आगे। नेक्स्ट पार्ट इज एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। क्या क्या फायदे हैं अकाउंटिंग के? पहला फायदा है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। अकाउंटिंग से हमें बिजनेस के बारे में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिल जाती है। कैसे मिलती है? जब हम प्रॉपर अकाउंटिंग करते हैं तो हम कैलकुलेट कर पाते हैं सही प्रॉफिट अर्न या लॉस इनकर्ड। हमें पता चल पाता है कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं उससे हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। इसके सिवा हमें अपनी फाइनेंशियल पोजीशन भी पता चल जाती है पोजिशनल स्टेटमेंट बनाकर। पोजिशनल, इस पोजिशनल स्टेटमेंट को कहा जाता है बैलेंस शीट, जिससे हमें ये पता चलता है कितने हमारे एसेट्स हैं, कितनी हमारी लायबिलिटी। एक बार रिपीट कर रहा हूं फिर आगे बढ़ूंगा। पहली एडवांटेज है अकाउंटिंग की, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलती है किसके बारे में? बिजनेस के बारे में। जब हम प्रॉपर अकाउंटिंग करते हैं तो हम आराम से कैलकुलेट कर पाते हैं प्रॉफिट अर्न या लॉस इनकर्ड। इसके साथ साथ अकाउंटिंग में हम एक पोजिशनल स्टेटमेंट भी बनाते हैं जिसका नाम क्या है? बैलेंस शीट, जिससे हमें यह पता चलता है हमारे कितने एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज। शैल आई मूव अहेड? पढ़ लेते हैं। अकाउंटिंग हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग प्रॉफिट अर्न एंड लॉस इनकम। मैंने बताया, कल भी बताया था, प्रॉफिट हमेशा कमाया जाता है, प्रॉफिट हमेशा, इसलिए हम कहते हैं अर्न। लॉस कमाया नहीं जाता, लॉस हो जाता है, इसलिए लॉस इनकर्ड। प्रॉफिट के साथ वर्ड इस्तेमाल करेंगे अर्न, और लॉस के साथ कोई लॉस कमाना चाहता। तो ध्यान रखना, अकाउंटिंग हेल्प करता है इन कैलकुलेटिंग प्रॉफिट अर्न और लॉस बाय द ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, अकाउंटिंग पीरियड। इट ऑल्सो हेल्प्स इन नोइंग, ये मदद करता है नोइंग द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देता है बिजनेस के बारे में। कितना हमारा प्रॉफिट है, कितना या लॉस है, कितने हमारे असेट्स हैं, कितनी हमारी असेट्स क्या होती हैं, लायबिलिटीज क्या होती है, मैं सब आपको बता चुका। इज इट क्लियर? एनी डाउट अनन्या जी? सेकेंड इज, फिर आ गया ये बेटा, कुछ चीजें बार बार आएंगी, बार बार आएंगी। असिस्टेंस टू द मैनेजमेंट या हेल्प टू द, आपने बताया था, इसमें भी पढ़ा था कि मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है, या सॉरी, मैनेजमेंट को अक्सर जरूरत होती है, ऑफन रिक्वायर्स इंफॉर्मेशन, किसके लिए? डिसीजन मेकिंग के लिए, बजटिंग के लिए, एक्सरसाइजिंग कंट्रोल एंड फोरकास्टिंग। और ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है मैनेजमेंट को किसके द्वारा? अकाउंटिंग के द्वारा। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी था, ये फंक्शन में भी था, और ये एडवांटेज। नेक्स्ट, रिप्लेसेस रिप्लेसेस मेमोरी। बेटा ये बताओ, हम फीस एडवांस लेते हैं, क्या सब बच्चे एडवांस देते हैं? कुछ बच्चों की आज देते हैं, कुछ एक दिन बाद हो जाएगा, कुछ दो हो जाएगा या नहीं? क्या मुझे सब बातें, मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ 1000 बच्चे, मान लो, क्या मुझे ध्यान रहेगा कब किसने पेमेंट दिया? नहीं रहेगा ना। कितनी बात मेमोरी करूंगा? मेमोरी की एक लिमिट तो होती है। तो अगर मैं हाथ की हाथ एंट्री डालता चल रहा हूँ क्रेडिट और डेबिट की, तो याद रहेगा। यानी अकाउंटिंग रिप्लेस करती है किसको? अगर आप सिस्टमेटिक और टाइमली रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजेक्शन्स को सही तरीके से और समय पर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो अब आपको नेसेसिटी टू रिमेंबर ट्रांजैक्शन की जरूरत, आपको याद करने की जरूरत
आज मुझे एक्स ने फीस दी, मैं तुरंत एंट्री करी एक्स की फीस, तुरंत एंट्री कर दे, अब मुझे याद रखने की जरूरत नहीं है। तो अकाउंटिंग रिप्लेसेस मेमोरी। अगर आप सिस्टमेटिक और टाइमली रिकॉर्ड करते रहेंगे ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस, तो अब देयर इज नो नीड टू रिमेंबर एवरी ट्रांजैक्शन। तो आपको ट्रांजैक्शन को याद करने की जरूरत नहीं है। Thus, the accounting record provides for necessary, आपके पास सब चीज रिकॉर्ड है, तो जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उस रिकॉर्ड से निकाल। क्लियर है? दोबारा बताऊं बेटा, अन्य एक बार फिर बताऊं, पक्का? फोर्थ इज हेल्प इन कंपैरेटिव स्टडी, हेल्प इन कंपैरेटिव स्टडी। बेटा समझो, मान लो मुझे ये देखना है कि मेरे 2024 के रिजल्ट 24 के अच्छे थे, 24-25 के अच्छे थे, या 2025-26 के रिजल्ट अच्छे हैं, मुझे ये करना है। तो जब मैंने प्रॉपर अकाउंटिंग की होगी तो मेरे पास दोनों का ही पूरा डाटा होगा या नहीं, तो मैं उसे इजीली कंपेयर कर सकता हूं या नहीं? अगर केवल दिमाग में बिठा रखा है तो कंपेयर, तो अकाउंटिंग हेल्प करती है किसमें? कंपैरेटिव। इफ प्रॉपर अकाउंटिंग इज डन इन एवरी अकाउंटिंग, then it will help the businessman to compare one results with those of the, मैं देखना चाहता हूं 2020 की तुलना में 2025 में मैंने अच्छा काम किया, या तो मेरे पास अकाउंटिंग तो होनी चाहिए 2020 की भी और 2020, तभी तो कंपेयर कर पाऊंगा। बताओ बच्चे, तो कंपैरेटिव स्टडी में मदद करता है। अगर आपने प्रॉपर अकाउंटिंग करी है तो आप कंपेयर कर सकते हैं वन पीरियड के रिजल्ट्स दूसरे पीरियड के साथ। कोई डाउट है यहां तक किसी को? कोई डाउट है किसी को? किसी को यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, किसी को भी? चलिए, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे, विच इज हेल्प्स इन सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, हेल्प्स इन सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। क्या मतलब होता है इसका, हेल्प्स इन सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी का? ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बेटा। कैसे पता चलेगा किस पे कितना टैक्स लगेगा? टैक्स इनकम पे ही तो होता है। क्या मैं आपसे जितनी फीस ले रहा हूं सब पर टैक्स लगेगा? टैक्स लगेगा मेरी इनकम पर। मेरी जो इनकम हुई, मतलब जितनी मेरी रेवेन्यू आया उसमें से जितने खर्चे हुए वो घटाने के बाद, वही तो इनकम होती है। मान लो इनके शॉप है, इन्होंने कोई आर्टिकल 10,000 का बेचा, ऐसे करके पूरे साल में 1 करोड़ की सेल करी। कितने की सेल करी? तो पूरे 1 करोड़ पर टैक्स नहीं लगेगा। 90 लाख का इनने खरीदा था सामान, तभी तो 1 करोड़ में बेचा, तो टैक्स केवल 10 लाख पे तो लगेगा। बात समझ में आई? प्रॉफिट 10 लाख ही तो रहा। अरे इन्होंने 1 करोड़ का सामान बेचा, 90 लाख का खरीद के लाए थे, तो इनका प्रॉफिट कोई 1 करोड़ थोड़ी हुआ, प्रॉफिट 10 लाख ही तो हुआ। तो टैक्स से 1 करोड़ पे देंगे 10 लाख पर। तो टैक्स लायबिलिटी कब निकलेगी? जब ये प्रॉपर अकाउंटिंग करती। बोलो, if accounting is done by following various accounting principles, concepts and, तो ये रिकॉर्ड बहुत हेल्पफुल होते हैं इन द कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स। अब सेल टैक्स तो इतना इस्तेमाल नहीं होता, इनकम टैक्स, और आप लिख देना बस जीएसटी बहुत है, इनकम टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एटसेट्रा। अगर आप प्रॉपर अकाउंटिंग करेंगे, अगर आप प्रॉपर अकाउंटिंग करेंगे, वेरियस अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस और प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए, तो ये आपके लिए बहुत मदद करेगी। किस चीज में मदद करेगी? कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। क्या यहां तक की सारी बातें आपकी समझ में हैं यार? बताइए बेटा। आज की क्लास में हमने अब तक बच्चों 2 बातें करी हैं। कौन कौन सी 2 बातें करी हैं? पहला हमने पढ़ा था फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, जो 5 फंक्शन पढ़े थे। उसके बाद पढ़े थे
इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग, कितने इंपॉर्टेंस पढ़े थे? 5। क्या दिमाग में बैठी है? अगर नहीं बैठी हो, घर जाके सेम क्लास को दोबारा देख लीजिएगा, क्लास ऐप पर मौजूद रहेगी आज की। घर जाके दोबारा भी देख सकते हैं, ये क्लास मौजूद रहेगी ऐप के ऊपर। कैन आई मूव फॉरवर्ड नाउ? श्योर। चल, अगला होता है हेल्पफुल इन गेटिंग लोन्स। मैं आज बैंक के पास जाऊं कि बैंक जी मुझे 1 करोड़ का लोन दे दीजिए। बैंक जी कहेंगे ले जाइए। क्या कहेंगे बैंक जी? बैंक जी कहेंगे अपनी पुरानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेकर आओ। आपके कितने असेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज है, आप पिछले सालों में बिजनेस प्रॉफिट कमा रहे हैं या लॉस, आप चुका भी पाएंगे लोन या नहीं, ये सारी बातें जानने जाएंगे, तभी तो लोन देंगे। तो अगर आप किसी बैंक पर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर लोन लेने जाएंगे तो वो भी आपसे मांगेगा आपके पुराने बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वो कहेगा लेके आओ अपनी बैलेंस शीट, वो कहेगा लेके आओ अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ताकि हम देख सकें आप प्रॉफिट कमा रहे हैं या लॉस, आपके कितने असेट्स हैं और कितनी, उसके बाद ही लोन। तो अगर लोन लेना है तो भी आपको प्रॉपर अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। पढ़ते हैं, हेल्पफुल इन गेटिंग लोन्स बाय प्रॉपर अकाउंटिंग, various year results can be compared and future growth potential can be predicted। जब आपने कई सालों के बुक्स ऑफ अकाउंट लेकर आ जाएंगे तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक देखेगा पिछले सालों की तुलना में आपकी कमाई बढ़ रही है या कम हो रही है। अगर आपकी कमाई कम होती जा रही है तो आपको लोन, आप तो बेकार काम कर रहे हैं। अगर आपकी कमाई का ग्राफ बढ़ रहा है, रिजल्ट्स कंपेयर करके पता चल गया आपका पोटेंशियल बढ़िया है, तो उसे लगेगा आप में पोटेंशियल है, आप बिजनेस अच्छे से कर पाएंगे। तो प्रॉपर अकाउंटिंग से वेरियस रिजल्ट्स के रिजल्ट्स क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं और फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल को, प्रेडिक्टेड का मतलब जानते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। तो बैंक को इंफॉर्मेशन मिल जाती है अबाउट द फ्यूचर अर्निंग्स, कि फ्यूचर में आप ढंग से कमा पाएंगे या, अगर आपके प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट का पैटर्न यूं है ऊपर से नीचे, इसका मतलब आपके प्रॉफिट कम होते, यानी आगे ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा, तो बैंक आपको लोन नहीं देगा। आपका मान लो ग्राफ क्यों जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब अच्छे से काम कर रहे हैं, आप में पोटेंशियल है, बैंक आपको लोन दे देगा। कोई दिक्कत? तो छठवां इंपॉर्टेंस अकाउंटिंग का है हेल्पफुल इन गेटिंग लोन्स। इसमें क्या होता है, जब आप किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाते हैं तो आपसे वेरियस रिकॉर्ड्स की अकाउंटिंग मंगाता है, उसे कंपेयर करता है और कंपेयर करके देखता है कि आपका अर्निंग पोटेंशियल कैसा है, वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है या डिक्रीजिंग ट्रेंड में है। अगर वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है तो बैंक आपको लोन दे सकता है। कोई डाउट गौतम जी, कुछ आ रहा है समझ में? नेक्स्ट, हेल्पफुल एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ बिजनेस, हेल्पफुल एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ बिजनेस। अगर आपको अपना बिजनेस बेचना है, मान लो कोई एक्स नाम का व्यक्ति है, वो कहता है मैं अपना बिजनेस 10 करोड़ में बेच रहा हूं, कितने बेच रहा हूं? क्या सामने वाला व्यक्ति तैयार हो जाएगा? वो कहेगा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट दिखा, मैं देखूं तेरे बिजनेस की बात क्या है, क्या क्या असेट्स है तेरे बिजनेस में, क्या क्या, ऐसा तो नहीं है तो कर्ज बहुत हो, क्रेडिटर्स बहुत हो, तो हम तेरा बिजनेस लेके फंस जाएंगे। बोलो। तो अगर आपको अपना बिजनेस भी बेचना है तो भी प्रॉपर अकाउंटिंग क्या है, नेसेसरी है, क्योंकि जो भी व्यक्ति आपके बिजनेस को परचेज करेगा वो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट देखेगा और देखकर जानना चाहेगा आपके एसेट्स क्या है और लायबिलिटीज क्या है, तभी बिजनेस का सेल और परचेज प्राइस तय हो पाएगा। कोई डाउट? अन्य दोबारा बताओ, स्वाति जी दोबारा, सर दोबारा, काव्य कहाँ है आज? क्या तबीयत खराब हो गई, स्कूल नहीं गया? क्या चक्कर बेटा, इतने नाजुक बच्चे हैं आप, चले क्यों बीमार हो गए? चलिए, आपकी तो हेल्थ वो होनी चाहिए कि बीमारी और शौकों से दूर। ये पता है क्यों? मोमोज बर्गर पिज्जा छोड़ दीजिए इनको,
चलो हाँ, हेल्पफुल इन गेटिंग लोन्स हो गया था, हेल्पफुल एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ बिजनेस, if someone wants to sell his her business, then he can ascertain its proper price if he had maintained proper books of account. उसी से पता चल पाएगा। कोई डाउट? नेक्स्ट इज helps in decision making. Accounting helps in taking various decisions such as what amount of drawings can be made. जब आप प्रॉपर अकाउंटिंग करते हैं तो आपको पता होता है कि इस साल आपके पास कितना कैश है, आपके पास कितना कैश, फिर आप तय कर सकते हैं कि इतने रुपए में निकाल सकता हूं। मान लो आपको पता चला आपके पास बिजनेस में 20 लाख का कैश है, कितने का? अब आपको ये है कि मुझे 5 लाख की बहुत सख्त जरूरत है, बेटी की शादी करनी है, तो आपको पता है 20 लाख है, मैं 5 लाख निकाल सकता। अब आपको यही नहीं पता बिजनेस में कितना कैश है, कितनी हमें क्रेडिटर्स का पेमेंट करना है, कितने डेटर से पैसा, तो आप प्रॉपर ड्रॉइंग्स नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखिए, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। अकाउंटिंग हेल्प करता है वेरियस डिसीजन मेकिंग में, जैसे कितना हम ड्राइंग कर सकते, किस प्राइस पर हमें गुड्स बेचने चाहिए, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग से हम कॉस्ट निकालते हैं, क्या निकालते हैं, और उसमें प्रॉफिट परसेंटेज करके सिंपलेस्ट है कर लेते हैं। बोलो वो कौन सी कॉस्ट है जिन्हें हमें कंट्रोल कर लेना। हम देख रहे हैं हमारी लागत कम बहुत ज्यादा आ रही है, हमारी कॉस्ट बनाने की, और कंपटीटर्स की कॉस्ट कम आ रही है, तो हमें मेजर्स लेने चाहिए कॉस्ट को कंट्रोल करने के। क्या ये 8 पॉइंट याद रहेंगे या मैं एक बार दोबारा? आपने 5 पॉइंट तो देखे हैं, किस चीज के बच्चे जल्दी से बताइए? फंक्शंस। और आपने 8 पॉइंट देखे हैं किसके? इंपॉर्टेंस। हेडिंग्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, अंदर का मैटर तो अपने हिसाब से भी लिखा जा सकता है समझने के बाद, पर जो लिखे हैं सही लिखे। बेटा क्या यहां तक क्लियर है? बढ़ सकता हूं आगे? तो कैन आई मूव अहेड? चल, अगर आप सबों ने इजाजत दे दी है तो हम थोड़ा सा और आगे आ सकते हैं। अगला पॉइंट है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। बेटा अगर किसी चीज की इंपॉर्टेंस होता है, फायदा होता है, तो कुछ ना कुछ नुकसान या कमियां भी होती है। अगर अकाउंटिंग के बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं तो अकाउंटिंग की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ कमजोरियां भी हैं। जिन बच्चों को पानी पीना है 1 मिनट में पी के फ्री हो जाइए, मैं रुका हुआ हूं। 1 मिनट में पी के फ्री हो जाइए ताकि आप कंसंट्रेट कर सके। उसके बाद मैंने आपको अभी बताया अगर किसी चीज का इंपॉर्टेंस है तो उसकी कुछ कमजोरियां भी। अभी तक आपने इंपॉर्टेंस पढ़ा था अकाउंटिंग का, अब आप पढ़ेंगे अकाउंटिंग की लिमिटेशंस, कमजोरियां। किसी और को पानी तो नहीं चाहिए? ये ले लो बेटा। अब हम शुरू करेंगे अकाउंटिंग की लिमिटेशंस। पहली लिमिटेशन है अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली। बेटा ध्यान, अब मैंने कहा अब कोई पानी पी रहा है उसमें मत देखो, मेरी तरफ देखो, आपसे जिसे पीना है वो पी लो, और लो उसकी तरफ मत देखो। अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, इसका मतलब है अकाउंटिंग बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होती। समझिए, मैंने आपको जब पहले पढ़ाया था एक बात बताई थी, डेप्रीशिएशन के 2 मेथड बताए थे या नहीं बताए थे बेटा? एक बताया था स्ट्रेट लाइन मेथड, और एक बताया था रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अगर कोई व्यक्ति ये मेथड लगाएगा तो डेप्रिसिएशन अलग निकल के आएगा, कोई व्यक्ति ये वाला मेथड लगाएगा तो डेप्रिसिएशन, तो दोनों से एग्जैक्ट तो नहीं हुआ। दोनों से एग्जैक्ट तो अकाउंटिंग फुल्ली एग्जैक्ट नहीं हो सकती है, केवल एक अनुमान होता है। क्या होता है? मैंने एक एसी खरीदा 80,000 रुपए का, कितने का खरीदा? मुझे उम्मीद थी ये 10 साल चलेगा। कितने साल चलेगा? तो मैं तो ये मानूंगा हर साल इस पर जो डेप्रिसिएशन लगेगा कितना लगेगा?
और मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में हर साल डेप्रिसिएशन लगाता रहूंगा। 8 जरूरी है एसी 10 साल ही चले, वो 11 भी चल सकता है। अगर 11 चल गया तो मेरी अकाउंटिंग फेल हो गई या नहीं हो गई? एग्जैक्ट नहीं हो पाई। और 6 साल चला तो भी फेल हो गई। तो एक अनुमान ही तो था कि लाइफ इसकी कितनी होगी, यही तो नहीं है 10 हो। बोलिए, बात समझ रहे हैं? तो अकाउंटिंग फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होती, क्योंकि इसमें कुछ अनुमान लगाए जाते हैं। जैसे मैंने अनुमान लगाया कि इस एसी की लाइफ रहेगी कितने साल, 10 साल, तो मैंने उस हिसाब से अपनी पूरी अकाउंटिंग कर दी। तो ध्यान रखना, इन अकाउंटिंग सम estimate, some are made such as depreciation of assets. These estimates may vary with, मुझे 10 साल चलने की उम्मीद थी, वो चल गया 12, तो मेरी अकाउंटिंग गड़बड़ हो गई। Thus we can say that accounting is not exact. इसलिए हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग पूरी तरीके से एग्जैक्ट नहीं होती। क्या ये बात आप सभी की समझ में आ गई, या आप में से किसी को कोई भी डाउट है? जल्दी बताइए। जरूरी नहीं है कि मैंने 10 साल का एस्टिमेशन लगाया कि एसी की लाइफ 10 इयर्स रहेगी तो 10 इयर्स ही रहे, वो कम भी रह सकती है और ज्यादा। इसलिए हम कहते हैं अकाउंटिंग फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होती। तो ध्यान रखिए, अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन सर्टेन estimates. These estimates may vary, इनमें अंतर हो सकता है with actual results. Hence we can say that accounting is not fully exact. कोई डाउट? सेकंड लिमिटेशन है लिमिटेड टू मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ऑन। दूसरी कमजोरी अकाउंटिंग की यह है कि अकाउंटिंग के अंदर हम केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिन्हें मेजर किया जा सकता है मनी के रूप में। अग्रिम ध्यान लगाइए, चश्मा अच्छा लग रहा है, कंसंट्रेट। अकाउंटिंग के अंदर अग्रिम जी, हम केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं मनी के रूप में। अब एक व्यक्ति हमारे लिए बहुत ईमानदार है, वो बहुत ईमानदारी से काम करता है, क्या उस ऑनेस्टी को हम उसको कुछ मेजर करेंगे? उसका कोई वेटेज नहीं। देखा जाए तो ये सही, कायदे में ऑनेस्टी का भी वेटेज होना, ये भी कमी है किसकी? अकाउंटिंग। पढ़ लीजिए, इन अकाउंटिंग only those transactions are recorded which can be measured in terms of money. Thus, in accounting, there is for qualities like honesty, industrial, एक आदमी है जो हमें जगह जगह रिलेशंस बना के दे रहा है ताकि हमें अच्छे ऑर्डर, उसकी कोई वैल्यू नहीं। पब्लिक रिलेशंस, गॉट इट। तो पहली लिमिटेशन क्या थी? अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। इसमें आपने पढ़ा था क्योंकि अकाउंटिंग बेस्ड होती है सर्टेन एस्टिमेट्स, और ये एस्टिमेट्स वेरी कर सकते हैं एक्चुअल रिजल्ट से, इसलिए हम कहते हैं अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। दूसरे में पढ़ा था लिमिटेड टू मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस ओनली। इसमें आपने पढ़ा था अकाउंटिंग के अंदर केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो कोई भी अगर क्वालिटीज है, होनेस्टी है, पब्लिक रिलेशंस है, उनका कोई वेटेज अकाउंटिंग के अंदर नहीं होता, वो रिकॉर्ड नहीं होती, ये इसकी कमी है। तीसरी कमी आप आने से पहले बता रहा हूं, इधर देखिए, 2024 25 2025 26, प्लीज फोकस, हियर इज द प्रॉफिट। यहां पर प्रॉफिट था 10,98,375। यहां पे प्रॉफिट था 10,99,000। कौन सा ईयर अच्छा है? जनरली आदमी कहेगा साहब ये अच्छा है, पर अगर आप ध्यान दो तो ये अच्छा क्यों? बेटा एक साल में महंगाई तो बहुत बढ़ गई होगी, एक साल में तो मनी की वैल्यू और प्रॉफिट जरा से ही बढ़ा है। प्रॉफिट, मेरी बात समझे, अरे इन्फ्लेशन भी तो बढ़ा,
तो मनी की वैल्यू भी तो देखा जाए तो ये अच्छा, मगर अकाउंटिंग क्या कहती है ना, यही अच्छा है। क्या कहती है अकाउंटिंग? अगर 1 रुपया भी यहाँ पे ज्यादा है, अगर 1 रुपया भी इससे यहाँ ज्यादा है, तो वो कहेगी यही अच्छा है, क्योंकि वो प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर करती है, वो इन्फ्लेशन वगैरह पर ध्यान नहीं देती। ये भी अकाउंटिंग की एक बहुत बड़ी कमी है। बात समझ पा रहे हैं? बात नहीं समझ पा रहे? बोलिए अनन्या जी, क्लियर है? सर नाम भूल जाता हूँ, शिवांग द ग्रेट, कोई डाउट बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, इन अकाउंटिंग मनी इज द मेजरमेंट यूनिट। अकाउंटिंग में हर चीज को हम किसके रूप में नापते हैं? सब्जी खरीदनी है तो मनी के रूप में नापेंगे, कपड़ा खरीदना है, हर चीज। मगर मनी की वैल्यू तो कांस्टेंट है ही नहीं। एक बार बताओ, अगर हाथरस से आगरा की दूरी 52 किलोमीटर है, तो आज कितनी है? 1 साल पहले कितनी थी? 5 साल बाद कितनी होगी? क्योंकि किलोमीटर कांस्टेंट वैल्यू है। कैसी है? मगर मनी की वैल्यू कांस्टेंट। आज हो सकता है 100 रुपए में 2 सेब आ रहे हो, कल हो सकता है 3 आ जाए, परसों हो सकता है 1 ही आए। तो 100 रुपए की वैल्यू कभी कांस्टेंट। अकाउंटिंग के अंदर ट्रांजैक्शन वैल्यू किए जाते हैं किसके रूप में? मनी। मनी मेजर यूनिट है, और मनी की वैल्यू खुद स्टेबल नहीं, ये बदलती, कभी इन्फ्लेशन हो जाता है, कभी डिफ्लेशन। ये खुद वो नहीं, जिसकी वजह से प्राइस लेवल चेंजेस क्या होते हैं? इग्नोर होते हैं, आर नॉट कंसिडर्ड इन। क्या बात समझ पाए? अब तक आपने 3 लिमिटेशन पढ़ी अकाउंटिंग की। सबसे पहली लिमिटेशन आपने कौन सी पढ़ी थी बच्चे अकाउंटिंग की, बताइए? अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। इसमें आपने पढ़ा अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन सर्टेन एस्टिमेट्स, ऑन सर्टेन सच एज डेप्रिसिएशन। These estimates may vary with the actual results. ठीक है? Thus we can say accounting is not fully exact. दूसरा आपने पढ़ा, दूसरी लिमिटेशन, accounting records transactions in monetary aspects only. Limited to monetary transactions. Accounting के अंदर केवल वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं which can be measured in terms of money. अगर कोई ट्रांजैक्शन मनी के रूप में मेजर नहीं होता, तो कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, हम उसे मेजर नहीं करेंगे। क्वालिटीज लाइक ऑनेस्टी, पब्लिक रिलेशंस, ये सब रिकॉर्ड नहीं होते बुक्स ऑफ अकाउंट में। कोई दिक्कत? तीसरी था प्राइस लेवल चेंजेस आर इग्नोर्ड। अकाउंटिंग के अंदर जो मेजरिंग यूनिट है वो क्या है? मनी है, और मनी की खुद की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, इट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू। तो जिसमें हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जब उसी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, उसी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब प्राइस लेवल चेंजेस क्या हो रहे हैं? इग्नोर हो रहे हैं। कोई डाउट? क्लियर है? नेक्स्ट, शोज। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चे, ध्यान दीजिएगा। क्या यहां तक की बातें आपकी समझ में आ गई हैं बेटा? इजी भाषा है, एक बार पढ़ लीजिएगा, अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगी, आप लिख भी पाएंगे। कोई दिक्कत है किसी को यहां तक बेटा? बताइए मुझे। नहीं है या नहीं? कुछ बोल तो दो, हाँ या ना। जी बेटा काम करती है, मगर अकाउंटिंग के अंदर से रिकॉर्ड नहीं करती। अगर हमने पिछले साल की तुलना में साल 1 रुपया भी ज्यादा कमाया है, तो हम कहेंगे ये साल हमारे लिए अच्छा है। अब इसके लिए एक इन्फ्लेशन अकाउंटिंग आई है, क्या आई है? वो भी आप लोग नहीं पढ़ेंगे, वो अगर आप MBA करेंगे तो वहां जाके पढ़ेंगे। आगे बढ़ो। शोज इमेजनरी, क्या कैसे? अनरियल एंड नॉन टेंजेबल असेट्स। बेटा अकाउंट्स के अंदर कुछ ऐसे एसेट्स बन जाते हैं, कुछ ऐसे एसेट्स बन जाते हैं जो रियल नहीं होते। मैंने आपको पढ़ाया था डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पढ़ा था बच्चों के, आप सबने पढ़ा हुआ है डिफरेंस बिटवीन, पढ़ा हुआ है ना?
उसमें मैंने आपको बताया था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आता है, हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। क्या आता है, आपने एक बार हैवी एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कर दिया, उसका फायदा आपको आगे आने वाले कई सालों तक मिलेगा। मान लो मैं 50 लाख रुपीस खर्च कर, कितने बच्चे है नहीं मुझ पर, देखे भी नहीं है मैंने, मैं इसी कहता हूं, मान लो मैं 50 लाख रुपीस खर्च कर, कितने रुपीस खर्च कर बैंक का एडवर्टाइजमेंट करवाता हूं निमिषा कॉमर्स एकेडमी का। 50 लाख रुपीस खर्च करके बैंक का एडवर्टाइजमेंट करवाता हूं, पूरे हाथ उसको होल्डिंग से छपवा देता हूं, तो इसका फायदा मुझे कई सालों तक मिलेगा। आज जो 8 का बच्चा दिख रहा है उसके दिमाग में तो स्ट्राइक कर गया, पढ़ेंगे निमिषा पर 11th में जाके, कर जाएगा नहीं, कई सालों तक फायदा मिलेगा। तो मैं इस 50 लाख को अपनी बैलेंस शीट में दिखाऊंगा एज असेट। क्या दिखाऊंगा, असेट में दिखाया जाता है। किस में दिखाया जाता है, मान लो मुझे उम्मीद है इसका फायदा मुझे 5 साल मिलेगा, कितने साल मिलेगा, तो पहले साल मैं दिखाऊंगा इसे 50 लाख पर, कितने में, दूसरे साल 10 लाख कम कर दिखाऊंगा 40 लाख पर, तीसरे साल दिखाऊंगा 30 लाख पर, फिर दिखाऊंगा 20 लाख पर, और फिर दिखाऊंगा, और 5 साल बाद खत्म। तो ये मेरा असेट है। अब मैं आज ही बिजनेस बेच देता हूँ, डेयर करने वाले कहते हैं अरे आपने पढ़ा लिया, आपको आता है पढ़ाना, मैं हूं पढ़ाने वाला चैंपियन, और ये खरीद लेते हैं मेरे बिजनेस को, ये खरीद लेते हैं। अब मेरी बुक में तो एसेट लिखा हुआ है, क्या देर के लिए एसेट है, ये तो इसका नाम करेंगे देर क्लासेस, क्या नाम करेंगे, तो इनके लिए तो खर्चा बेकार। बोलिए, तो अकाउंटिंग के अंदर कुछ अनरियल एसेट्स हम दिखा देते हैं, जिन्हें जिन्हें कहते हैं फिक्टिटियस एसेट्स, कि अगर हम आज बिजनेस बेचेंगे तो उसका हमें कुछ भी मिलेगा। बात समझ में आ रही है, नहीं है समझ में, तो देखिएगा, देखिएगा इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा। अकाउंटिंग शोज इमेजिनरी असेट्स इन द, अगर आज हम बिजनेस बेचते हैं तो इनका नथिंग विल बी रियलाइज्ड, नथिंग विल बी रियलाइज्ड का मतलब इन एसेट से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। कौन से इमेजिनरी एसेट्स, बेटा जो काल्पनिक काल्पनिक एसेट्स होते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, मैं समझाऊंगा आपको बाद में किस उसके टॉपिक पे आएंगे। कोई डाउट, तो अकाउंटिंग के अंदर बहुत से ऐसे एसेट दिखा दिए जाते हैं जो फिक्टिटियस है, अनरियल है। अगर आज हम अपना बिजनेस सेल करते हैं तो उसका हमें कुछ भी मिलेगा, तो देखा है अकाउंटिंग की कमजोरी तो ये। मैं तो हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर को क्या दिखा रहा हूं, अपना असेट्स, क्या दिखा रहा हूं, क्या वास्तव में वो असेट है, वास्तव में असेट, इज इट क्लियर, क्लियर है। और लास्ट लिमिटेशन है पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन, मतलब गड़बड़ छाल, इसे कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। क्या कहते हैं, विंडो ड्रेसिंग। बेटा इधर समझो, इधर समझो, मेरी एक कंपनी है एबीसी, कौन सी कंपनी है, मैं इसी की एक सहायक कंपनी, सब्सिडरी बोलते हैं उसको, एक सहायक कंपनी बनाता हूं, डीई एक्ट, क्या बनाता हूं, 31 मार्च को जब मैं अपनी बुक्स बंद करता हूं, 31 जब मैं अपनी बुक्स बंद करता हूं, मैं इस कंपनी की सेल दिखाता हूं 50 करोड़ की, कितने की, और 50 करोड़ का सामान किसको बेच देता हूं, डीईएफ, तो सामान किस पे आ गया। और जब कोई शेयर होल्डर या कोई भी आउटसाइडर मेरी बुक्स देखेगा, क्या देखेगा, अरे बड़ी अच्छी कंपनी है भैया, 50 करोड़ का सामान बेचा है, कितने का, अच्छी सोचेगा नहीं। डीईएफ के कोई देखेगा बड़ी अच्छी कंपनी है साहब, 50 करोड़ का सामान खरीदा, जब इतनी बल्क परचेज कर दी इसका मतलब कंपनी अच्छी नहीं आई। बात समझ में, ये मैंने कब किया, 31 मार्च, जब खाते बंद हो रहे थे, तो लोगों को क्या लगा, ये कंपनी तो बहुत अच्छी है, इतनी बड़ी सेल करी है, ये भी बहुत अच्छी, इतना बड़ा। 1 अप्रैल को, एक अगले ही दिन, अगले मैंने इससे सेल कर दी 50,000, 50 करोड़ की, और इसको क्या दिखा दी, 25। तो अगले साल जब कोई देखेगा तो इसके में तो सेल दिख रही होगी, इसके में दिख रही होगी, फिर सोचेगा बड़ी अच्छी कंपनी है, जबकि वास्तव में क्या हुआ, इस कंपनी का माल इसके पास ही है और इस कंपनी का माल, क्योंकि दोनों कंपनी किसकी थी, हुआ कुछ भी नहीं। तो देखने वाले क्या हो गए, नहीं समझ पाए बात, नहीं आई ऐसा।
इस ईयर एंड पर मैंने 50 करोड़ की सेल करी, इसे दोनों कंपनी मेरी है सबसे, और 1 अप्रैल को वापस इससे सेल कर दी। अब साल तो दोनों अलग अलग हो गए। इस साल तक जो देखेंगे उन्हें ये सेल दिखेगी, ये अब इस साल के खत्म। अगले साल जो पब्लिश होंगे डाटा वो अगले साल के होंगे। अगले साल इसकी सेल दिख रही होगी, इसकी, तो 2 साल लोग तो खुश हो गए कि बड़ी बढ़िया कंपनी काम कर रही है। वास्तव में काम कर रही है कंपनी नहीं है। दिस इज कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग या मैनिपुलेशन, जिसमें हम शेयर होल्डर्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं कि हमारी कंपनी बहुत बढ़िया काम कर रही है और वो हमारे यहाँ पैसे लगा देते हैं। नहीं यही बात समझ में पढ़ते हैं। इन अकाउंटिंग इट इज पॉसिबल टू हाइड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अगर मैं वहां इंपॉर्टेंट लिख देता कि दोनों ही कंपनी मेरी है, तो क्या कोई इन्हें अच्छा बताता? अरे इन्हीं की कंपनी है। तो ये वाला फैक्ट में छुपा गया, ये वाला फैक्ट में कि एबीसी और डीएफ एक ही व्यक्ति की है। ये वाली बात को मैं बात समझ पा रही नहीं समझ पा रही? इन अकाउंटिंग इट इज पॉसिबल टू हाइड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम छुपा जाते हैं एंड प्रेजेंट द अकाउंट्स इन सच ए वे टू सेव शो ए बेटर पोजीशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देन व्हाट इज इन रियलिटी। अकाउंटिंग के अंदर हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को छुपा जाते हैं और बुक्स ऑफ अकाउंट को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि वो ज्यादा बेटर लगती है देन इन रियलिटी। इज इट क्लियर? क्या यहां तक की बातें समझ में आ गई है? तो आज आपने 3 चीजें खत्म करी हैं, फंक्शंस, इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कल आने से पहले क्लास 1 और क्लास 2 में मैंने आपको जितना पढ़ाया है वो पूरा का पूरा हरमन ग्रोवर आपको याद होना चाहिए, वरना मैं भूत बना दूंगा। भूत तो नहीं बनाऊंगा, पर बेटा फिर मुझे आपको डांटना पड़ेगा ना चाहते हुए। जी बेटा मैंने बताया सारे कंसेप्ट हम फॉलो करें, ये जरूरी नहीं है।